हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में जेंगो का इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे। वैसे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे, वैसे बहुत सारे यूजर्स थे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं, उसने मैसेज भी किया था कि जब पाइथन हम सीख रहे हैं तो क्यों ना जेंगो जैसे फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया जाए, अगर आप सिखाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिसे हिंदी में सीखना काफ़ी आसान लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम अपने रीजनल लैंग्वेज में सीखना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम किसी इंग्लिश जैसे या फिर कोई भी लैंग्वेज में सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आसानी होती है सीखने में। क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को ग्राउंड वर्क से समझें, किसी चीज़ का काम ग्राउंड वर्क से स्टार्ट किया जाए तो एक अच्छा नॉलेज होता है, एक थियोरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर ना हम जेंगो सीख रहे होंगे। जेंगो का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जो थियोरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, हर चीज़ देख रहे होंगे विथ कोड। तो यार ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो यार पता है पाइथन वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज में आ चुका है अभी वर्ल्ड वाइड, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को बदल दे रहा है, किस तरह से मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसका अगर देखा जाए कि कौन सा ऐसा बेस्ट फ्रेमवर्क है जो पाइथन का है, तो जेंगो, फ्लास्क, ये सब एक ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो पाइथन से बना हुआ है। और इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज में हद से ज़्यादा यूज़ करने वाला जो फ्रेमवर्क है वो हमारा अभी जेंगो और फ्लास्क है। उसमें से जेंगो और फ्लास्क में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन सी रहती है कि कौन सा कैसा है, अच्छा है, हमें सीखना चाहिए नहीं चाहिए। तो यार इतना ना सोचते हुए मैं एक बात बता देता हूँ कि जेंगो जो है ना वो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट को बनाने में किया जाता है। जैसे वेबसाइट्स होती है, कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ होती है, बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, तो उसमें ना जेंगो का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन फ्लास्क जो होता है ना वही यार एक अगर नॉर्मल चीफेस्ट, मतलब क्या होता है चीफेस्ट इन नॉट इन द सेंस कि बहुत सस्ता सा, मतलब जो फास्ट चले, जिसका फंक्शनलिटी बहुत कम हो लेकिन हमारा जो है काम ज़्यादा हो, फास्ट, जहाँ पर हमारा मतलब हो कि अरे यार वेबसाइट बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काम जो है हमें फास्ट होना चाहिए। जैसे मशीन लर्निंग होती है, तो यार मशीन लर्निंग में ना हमें फास्ट चाहिए क्योंकि हम पहले से मॉडल एक जनरेट कर लिए होते हैं और उस मॉडल में से हमें बार बार प्रेडिक्ट करनी होती है। तो यार फ्लास्क का यूज़ करते हैं। लेकिन इन द सेंस ऑफ जेंगो बड़ी वेबसाइट्स के लिए होती है। तो यार ये पहला वीडियो है जेंगो प्लेलिस्ट का, इसमें हम देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन। आप अगर इसमें से कुछ ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो, आपको मैं मान के चलता हूँ कि पाइथन आपको पहले से आता है, तो यार अगर कुछ चीज़ ना समझ में आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ना इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें बस आपको ये पता चलेगा कि हम कितनी आसानी से, कितने कम कोड्स में डायरेक्ट वेबसाइट्स को चला सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्रोम पर अपनी वेबसाइट को दौड़ा सकते हैं। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है आपको, वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में जेंगो एक अपना अलग सा मुकाम बना रखा है। तो इसमें जो है जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कोड्स होते हैं, जितने भी यूआरएल्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, मेथड्स होते हैं, मॉडल होते हैं, डेटाबेस होता है, ये सब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किया जाता है। इसके जो सिंटेक्स होते हैं वही सारी यूज होती है। अब बता दीजिए पाइथन ही क्यों। पाइथन हमें पता है कि ईजियर टू रीड होता है, जैसे कोडिंग का स्टैंडर्ड होता है, सी में देखा, C++ में देखा, जावा में देखा। तो यार उसमें कितना सारा कोड लिखना पड़ता है। अगर नॉर्मल सी चीज़ को भी रन करवाने हो, प्रिंट करवाने हो ना, तो उसमें 10-5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। लेकिन इन द सेंस ऑफ पाइथन एक लाइन में हम रन करवा सकते हैं। इसलिए हम किसी चीज़ को ना पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन को चूज करते हैं यार। तो अब बात करते हैं जेंगो के बारे में। तो यार जेंगो ना द फ्रेमवर्क फॉर परफेक्शनिस्ट्स विद डेडलाइंस कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं आपके पास एक प्रोजेक्ट आई, अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम है और आप उसमें नहीं कर पाए और एक रात अचानक आपको ख्याल आया कि अरे यार ये प्रोजेक्ट तो बाकी ही है, तो यार PHP और बड़े बड़े लैंग्वेजेस में ना जाके, बड़े बड़े फ्रेमवर्क को ना चूज करके आप अगर जेंगो चूज करते हो तो आई एम गिविंग यू गारंटी आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कैसा भी प्रोजेक्ट उसको आप हैंडल कर सकते हो। बस उसमें थोड़ी सी आपकी एफिशिएंसी तेज होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो भी आपको मजा आ जाएगा जब एक बार आप जेंगो में अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। MVC बेसिकली होता क्या है? ये होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अरे यार इसमें होता है, इसका जो आर्किटेक्चर है ना बेसिकली उसी को MVC कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मॉडल होता है ना, मॉडल कंट्रोलर, जहाँ से हमारा जो है पूरा आर्किटेक्चर कंट्रोल किया जाता है। कौन सा टेम्पलेट यूज होगा, कौन सा बैकएंड यूज होगा, कौन सा फ्रंट एंड यूज होगा, HTML में कौन सा कोड कहाँ रखे जाएंगे। फिर MVC मतलब मॉडल क्या होता है?
मॉडल यार ये होता है ना, जैसे डेटाबेस होती है ना उसको मॉडल बोलते हैं, तो उसको जो डिफाइन करते हैं जेंगो के अंदर तो उसको मॉडल बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उसमें जो भी हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है कंट्रोलर वहाँ से डेटा लेता है और भी फॉर व्यूज़ पर जो है हमारा फंक्शन रहता है और वहाँ पर जाके हमारा मॉडल को इस्तेमाल करते हैं और फिर HTML पे रेंडर कर देते हैं। बस इतना सिंपल यार। फ्लेक्सिबल टेम्पलेट लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू जनरेट HTML, CSV, ईमेल और एनी अदर फॉर्मेट। यार अगर HTML फाइल तो आपने देखी है, इसको कितनी अच्छी तरीके से हम जेंगो में रेंडर करवा सकते हैं ये आपको आइडिया नहीं होगा। CSV फाइल आपने मशीन लर्निंग से अगर रूबरू हो, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो CSV फाइल का कितना ज़्यादा मायने रखा जाता है वहाँ पर आपने देखी होगी। लेकिन वो सब जुपिटर नोटबुक पे हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जेंगो अगर CSV फाइल को भी इंपोर्ट करने हो, उसका यूज करने हो तो बहुत आसानी से कम टाइम में, लेस टाइम में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यार इंक्लूड्स ORM दैट सपोर्ट्स मेनी डेटाबेसेस, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite। यार ये ORM क्या होता है? ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। यार ये क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है ये ORM है क्या। जो अगर आप सच में डेवलपर्स हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन कभी ना कभी आपको क्वेश्चन आया होगा। जैसे कि ये डेटाबेस देखें, ये सब रिलेशनल डेटाबेस है, PostgreSQL, MySQL, Oracle एंड SQLite। यार ये सब डेटाबेस को ना जेंगो सपोर्ट करती है। तो अब आपने देखा होगा कि जब आप MySQL कभी सीख रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज होती है। क्वेरीज इन द सेंस कि अगर आपको कोई चीज़ किसी डेटाबेस से उठाने हो, उसका कोड रन करवाना होता था, कितना लाइन का कोड लिखना पड़ता था। लेकिन यार जेंगो है ना ORM को सपोर्ट करता है। मतलब आपको SQLite का या फिर MySQL का ये सब बड़े बड़े लैंग्वेजेस जो है डेटाबेस का, इसका कोई क्वेरी नहीं लिखनी है। बस इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, जो इसका डेटा है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं हम अपने फंक्शन पर बिना क्वेरी को लिखे। तो इसमें ना बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज ऐसे इंक्लूडेड हैं जो आपको जब बड़े बड़े वेबसाइट बनाओगे तो काम आएगा। जैसे मिडिलवेयर, आपने तो इससे रूबरू होंगे। मिडिलवेयर क्या होता है? CSRF प्रोटेक्शंस, कैसे हम URLs जो हमारा HTMल पेज होता है वहाँ से डेटा को अपने फंक्शंस पे लाते हैं और बीच में कोई तरह का छेड़खानी कोई हैकर ना कर पाए, वो भी देती है। सेशंस कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। कैशिंग, आपने अक्सर वेबसाइट में विजिट किया होगा तो देखा होगा। ऑथेंटिकेशन, कैसे लॉग इन लॉग आउट का फंक्शनलिटी जेंगो ने एक स्पेशल तरीके से दे रखी है, वो भी हम देख रहे होंगे। यार जेंगो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस मतलब ड्राइव प्रिंसिपल, ये क्या होता है? डोंट रिपीट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर आप कुछ हो तो अपने आप को बार बार रिपीट ना करो। मतलब क्या? अगर आपने कहीं पर कुछ कह दिया तो आप उसको बार बार रिपीट ना करो। मतलब अगर सामने वाले को समझ में आ गया तो ठीक है, वरना अगर नहीं समझ में आया इसका मतलब आप में कुछ गड़बड़ी है, आप खुद को सुधार करो। तो यार वही जेंगो में होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। अगर आपने किसी कोड को एक बार लिख दी, कोई फंक्शन आपने एक बार बना दिया तो उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसको बार बार वहीं से यूज करो, रिट्रीव करो, जहाँ पर जो इस्तेमाल करना है करो, फंक्शन के साथ खेलो, धूपो, जो करना है करो। यार कीप लॉजिक इन टेम्पलेट्स टू अ मिनिमम, इसका मतलब क्या हुआ? आपको ना मिनिमम लॉजिक लिखने हैं। जो टेम्पलेट्स होती है ना उसमें मिनिमम लॉजिक रखने हैं और मैक्सिमम काम होगा। मतलब कि फंक्शंस होते हैं हमारे, फंक्शंस में से हमने डेटा को अपने HTML पेज पर भेज दिया। अब वहाँ पर ना हमें नॉर्मल छोटी सी लॉजिक लिखनी है और उसके थ्रू हमारा जो डेटा है पूरा का पूरा फैल जाएगा HTML पेज पर। तो यार बेसिकली ना जो हम जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत छोटे फंक्शन फाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एप्स हो गया, उसमें कुछ मॉडल्स जैसे नाम की फाइल होती है, व्यूज़, ये इनबिल्ट होती है। जब हम जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये हमारे जेंगो जो भैया हैं, जेंगो वाले भैया, इसमें खुद ही देते हैं। व्यूज़ होगी, टेम्पलेट्स हो गया, ये सब खुद ही वो दे के रखते हैं। अगर हम जेंगो प्रोजेक्ट लेआउट की बात करें तो हमारे जो PHP हो गया, जावा हो गया, ये सब जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सब में ना बहुत चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, बहुत चीज़ डाउनलोड करना पड़ता है। बस इसमें आप जेंगो को ये कह लो इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली रन करवा लो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जेंगो मतलब जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का तरीका होता है वो jengoadmin.py स्टार्ट प्रोजेक्ट। यार जेंगो एडमिन मतलब क्या? जेंगो एडमिन एक उसका इनबिल्ट कोड है। स्टार्ट प्रोजेक्ट करने से स्टार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट का रूट या नाम डाल देंगे। अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो अभी इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा सा देखेंगे जिससे आपको एक झलक दिख जाए और इसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे। उसमें ना manage.py नाम की एक इनबिल्ट फाइल बनती है जो जेंगो वाले भैया ने खुद ही बना के देते हैं। फिर अब जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उस मेन फोल्डर के अंदर init.py, जो जहाँ से init के बारे में तो आपको पता ही है, क्लास बेस्ड कैसे पढ़ा होगा। settings.py, इस settings.py में ना बहुत सारी सेटिंग्स होती है पूरा प्रोजेक्ट का, जहाँ से कोड हमारा रन करता है। urls.py, मैंने पहले ही कहा था कि जेंगो पाइथन से बनी हुई है, इसमें जितने भी कोड इस्तेमाल करते हैं वो पाइथन का सिंटेक्स होता है और जितने भी फाइल्स होती है वो पाइथन की फाइल होती है। urls.py में ना जितने भी urls हम क्रोम पे लिखते हैं वो सब
urls.py में होते हैं, हम लिखते हैं। WSGI इसके बारे में तो आपको पता ही है, जेंगो का सबसे मेन फाइल जो है WSGI, क्योंकि यहीं से हमारा जो है सॉफ्टवेयर या ये कह लो प्रोजेक्ट रन होती है। तो अब बात करते हैं settings.py में क्या होता है। डिफाइन सेटिंग्स यूज्ड बाय अ जेंगो एप्लीकेशन। ये मतलब जेंगो एप्लीकेशन के अंदर ना settings.py एक इनबिल्ट फाइल होती है जिसमें हम जेंगो का आर्किटेक्चर को डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि कहाँ पर हमारा स्टैटिक फोल्डर है, कहाँ पर टेम्पलेट्स है, बस इतना सा कर देते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा। फिर जेंगो एप्स होता है। यार ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं तो उसमें नए ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई स्टूडेंट, कोई कोचिंग का वेबसाइट है तो उसमें स्टूडेंट एक अलग ऐप हो गया, टीचर का मैनेजमेंट एक अलग ऐप हो गया, गार्जियन का मैनेजमेंट एक अलग ऐप हो गया। अब जो उस कोचिंग का जो स्टाफ्स हैं, जो वर्कर हैं, उसका एक अलग ऐप हो गया। तो हम चाहें तो उसको एक एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम क्या जेंगो इतना एडवांस है, अलग अलग ऐप्स का भी व्यवस्था हमें दे रखी है। आप अलग अलग टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, अलग अलग के लिए अलग अलग ऐप्स तैयार कर लो और उसका जो पार्टिकुलर काम है आप उसी फोल्डर में करो। यार ये क्या अच्छी चीज़ है यार। admin.py क्या होता है? बेसिकली admin.py नाम की फाइल में ना हम जो भी हमारा डेटाबेस है उसको रजिस्टर करते हैं ताकि हम क्रोम पर जाके हम डेटाबेस को खुद भी मैनेज कर सके। वाह यार, ये तो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं जेंगो मॉडल्स के बारे में। जेंगो मॉडल्स क्या है? मॉडल्स मतलब वही डेटाबेस क्रिएशन। तो यार जब हम डेटाबेस डिफाइन करते हैं ना तो उसको models.py में करते हैं। यार हम जो भी फील्ड डिफाइन करते हैं ना वो models.py के अंदर पाइथन सिंटेक्स वाले फॉर्मेट में डिफाइन कर देते हैं। टिपिकली इनहेरिट फ्रॉम django.db.models.model। ये क्या होता है यार? ये इनबिल्ट जेंगो ने दिया होता है, हमें ज़्यादा कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बस एक करो और उसका जो फील्ड तैयार कर दो, बस इसको उसमें इनहेरिट कर दो, बस काम हो गया। जेंगो खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जेंगो का जो मॉडल क्रिएट करते हैं ना models.py में, वो कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे एक लाइब्रेरी बस इंपोर्ट करनी होती है फ्रॉम jango.db import models। अब उसके अंदर एक क्लास तैयार करो और ये टेस्ट मॉडल जो है आप खुद का मन मर्जी है, आप किसी नाम से कर सकते हो। फिर models.model मतलब जो आपने मैंने पहले कहा था ना कि models.model को आप उसमें इनहेरिट कर दो, बस आपका काम हो गया। फिर आप नेम, एज, कॉलेज, क्लास, टीचर, ID, ये वो जो नाम से जितना मॉडल्स बनाना है आप बनाओ। आप उसमें पार्टिकुलर उसका लेंथ डाल सकते हो, जो इसका पैरामीटर है, बस। तो अब बात करते हैं फंक्शन वर्सेस क्लास व्यूज। हमारे पास दो आर्किटेक्चर होते हैं, या तो फंक्शन के तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना लो या फिर क्लास व्यूज। तो फंक्शन होते हैं ना, उसमें हर एक चीज़ का अपना अपना फंक्शन होता है। आप फंक्शन को कॉल करो, जो URLs होती है ना, URLs से ही फंक्शन को कॉल कर दिया जाता है views.py में। इतना आसान है। आप कहोगे यार ये क्या, मैं तो आज ही बिल गेट्स बन जाऊँ, आज ही ऐसे प्रोजेक्ट बना दूँ जो कि दुनिया में धमाका मचा दे। तो यार फंक्शन बेस्ड होता है। दूसरा क्लास बेस्ड। एक क्लास बनाओ और उस क्लास के अंदर सारा ऑपरेशंस कर डालो। यार ऐसे होता है। फंक्शन जो होता है ना, फंक्शंस लाइक आपको पता है, टेक अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एज द फर्स्ट पैरामीटर एंड मस्ट रिटर्न अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। एक पैरामीटर लेगा, फिर पैरामीटर वो भी क्या, रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट लिया कि हाँ चलो भाई तुम जो है URL से तुमको कॉल किया गया है, बस तुम अब जो रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? तो ये जो हमारा यूजर है, ये टीचर नाम का URL है, तो टीचर नाम का जितना चीज़ है हमें रिस्पॉन्स में दे दो। अब क्लास बेस्ड व्यूज जो होते हैं, यह CRUD ऑपरेशंस को अलाउ करता है। जैसे CRUD ऑपरेशन क्या होता है? CRUD ऑपरेशन आपने नाम सुनी, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। मतलब यार एक ही क्लास के अंदर ये CRUD ऑपरेशन बन जाती है और उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि टीचर्स है ना, नए टीचर्स की एंट्री हुई तो उसका नाम, IDs, ये सारी चीज़ें। रिट्रीव, वहाँ से अगर फेच करनी हो डेटा, हमें देखना हो, शो करना हो HTML पेज पर, बस वहाँ से रिट्रीव कर लो। अब अपडेट, जैसे मान लो उसका जो है कुछ अपडेट करने हो, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने हो, तो बस अपडेट क्लिक करो और अपडेट करके सेव कर दो। डिलीट, मान लो कोई टीचर हमारा स्कूल छोड़ दिया, तो ऐसे डेटाबेस में ये सब क्लास बेस्ड व्यूज में ना ये सब बहुत आसानी से इजीली हो जाता है। यार ये कुछ जो CRUD ऑपरेशन है, लिस्ट व्यू, अपडेट व्यू, क्रिएट व्यू, ये सब क्लास बेस्ड जनरेशन है। जैसे कि क्लास बेस्ड जब हम डिफाइन करेंगे ना, कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, लिस्ट व्यू, अपडेट व्यू, क्रिएट व्यू। तो यार अब बात करते हैं urls.py। जो हम जब जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अभी हम देखेंगे लास्ट में, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा आपको कितना आसानी से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। urls.py है ना, ये पाइथन का ही एक फाइल है। अब इसके अंदर ना हम URL डिफाइन करते हैं एक पैटर्न में कि यार हमारा पहला URL होगा वो लॉगिन नाम का होगा, दूसरा लॉगआउट नाम का होगा, तीसरा एंट्री नाम का होगा, तीसरा ये ऐप नाम का होगा, टीचर नाम का होगा, स्टूडेंट नाम का होगा। तो ये सब urls.py में डिफाइन करते हैं। डोंट वरी, ये इंट्रोडक्शन है, बस आपको ओवरव्यू देना है जेंगो के बारे में कि जेंगो को लोग कैसा समझते हैं और एक्चुअल में कितना आसान है। बस इस ट्यूटोरियल में आगे जब हम ट्यूटोरियल का पहला वीडियो लाने वाले होंगे, ये एक्चुअली जीरो भी है, जीरो कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें कोई ज्ञान नहीं दे रहे, बस दिखा रहे हैं। फिर अगले ट्यूटोरियल्स, अगले वीडियो से ना हम स्टार्ट करेंगे सीखना।
तो यार इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये यूआरएल्स का आर्किटेक्चर है, किस तरह से हम स्लैश के अंदर डाल देते हैं यूआरएल्स, फिर व्यूज़ आप मैंने बताया था व्यूज़ नाम की एक फाइल होती है, उसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और फंक्शन डिफाइन करने के बाद सब कुछ लिख देते हैं, रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर देते हैं और वो हमारा HTML पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो यार ये देखें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? रिक्वेस्ट तो आपको पता ही है, हम पहले रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर देते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो हमें जो हम चाहें, चाहे डेटाबेस से लेके दें या फिर वहाँ पे कोई मेथड क्रिएट करें, कोई फंक्शन क्रिएट करें या फिर वहाँ पे कोई अपना एक ऑपरेशन करें और उसको हम HTML पेज पे रिस्पॉन्स दे दें, एज ए रिस्पॉन्स दे दें। अब स्पेशल रिस्पॉन्स टाइप्स जो होता है देखें, HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, HTTP 404, HTTP स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स, ये सब क्या है? वहाँ पर आप जस्ट डिफाइन करो और बस ये सब इंपोर्ट करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इंपोर्ट करो और इसमें ये सब डॉट में ये लगा दो और ये सब खुद ही रिडायरेक्ट कर देता है। ऑथ डेकोरेटर्स, अब ये क्या होता है? ये पाइथन का ना जेंगो का बहुत बड़ा एक टूल्स है डेकोरेटर्स। ये इतना पावरफुल है भैया, अगर आपने ये @login रिक्वायर्ड लगा दी किसी फंक्शंस के ऊपर में तो बस आपका काम हो गया। जब तक यूज़र लॉगिन नहीं करेगा तब तक पाइथन उसको किसी काम के लिए एंट्री दे ही नहीं सकता। लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब अगर ये आप क्रिएट कर दिए तो समझ लो आपका जो है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। या तो आज की इस वीडियो के लिए डॉक्यूमेंटेशन ना मैंने ये सब इस्तेमाल किया था। तो अगर आपको और ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए यार, किसी भी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन या फिर किसी चीज़ को सीखने के लिए ना उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यार ये चीज़ से आप जा सकते हो python.org में, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। python.org से भी इसका पाइथन पैकेजेस देख सकते हो, कितने सारे पाइथन के पैकेजेस अवेलेबल हैं। जेंगो पैकेज अगर देखना हो तो jengopackages.com पे जा सकते हो। और जेंगो का प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया लेना हो या फिर कोई प्रोजेक्ट चाहिए आपके कॉलेज में सबमिशन के लिए तो वहाँ पर प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है, jengoproject.com पर जाओ। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि लास्ट में हम उसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिससे आपको मज़ा आ जाए कि यार इतने कम कोड में हम डायरेक्ट HTML मतलब क्रोम पर पहुँच सकते हैं यार, वेबसाइट बना सकते हैं। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले ना हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और मेक श्योर कि आपका जेंगो इंस्टॉल होना चाहिए। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आना पिप इंस्टॉल जेंगो, बस हम मारेंगे इंटर, जेंगो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे केस में जेंगो इंस्टॉल्ड है पहले से तो हम इंस्टॉल नहीं करते। बस जिस फोल्डर में हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने हो ना बस वहाँ पर करना क्या, मैंने आपको बताया था, आप रिकॉल करने की कोशिश करो। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, आपको याद है? और बस प्रोजेक्ट का नाम डालना है। मान लेते हैं प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट या फिर कुछ टेस्ट रखते हैं, टेस्ट। ओके इंटर दबा दिया। देखते हैं बस एक लाइन क्या लिखा, जेंगो डैश एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट। आप टेस्ट 1 टेस्ट 2 फर्स्ट प्रोजेक्ट कुछ भी रख लो, बस ये। अब देखते हैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ या नहीं। तो यार जैसे कि टेस्ट नाम का हमने प्रोजेक्ट बनाया तो ये देखें उस जगह पर टेस्ट नाम का एक फोल्डर खुद ही क्रिएट कर दिया, मैंने नहीं किया, वो जेंगो ने क्रिएट किया। अब जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये जो टेस्ट के अंदर एक टेस्ट नाम का फोल्डर है, ये मेन प्रोजेक्ट है हमारा। और ये manage.py है, वो पाइथन वाले भैया ने एक manage.py नाम की इनबिल्ट फाइल दे रखी है, जो भी प्रोजेक्ट हमें रन करवाने हैं वो manage.py से भी रन होगा। तो यार अब देखते हैं कोई एडिटर पे आके कि उसमें से क्या क्या जेंगो ने हमें पहले से दे रखा है। तो यार हम टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ देखो init_.py, मैंने पहले कहा था एक फाइल देती है इनिट के बारे में, आपको पता है क्लास में अपने कितना यूज किया। ASGI नाम का एक फाइल देता है जहाँ से सेटिंग का इसका जो है जहाँ से रन करवाता है तो सेटिंग वगैरह को करता है इंपोर्ट। फिर देखें ये setting.py जो मैंने कहा था, जो पाइथन का पूरा आर्किटेक्चर इसमें रहता है। बस इसमें आप ये डिफाइन कर दो कि कहाँ पर क्या रखने हैं, कहाँ पर स्टैटिक फोल्डर है, कहाँ पर टेम्पलेट है। बस ये urls.py देख लो, जैसे मैंने कहा था एक आर्किटेक्चर बेस्ड होता है जिसमें हम ये जैसे एडमिन हो गया, तो एडमिन अभी डिफाइन किया गया इनबिल्ट कि अगर आपको क्रोम पर एडमिन सर्च करोगे तो एडमिन का फोल्डर खुल जाएगा। फिर ऐसे अगर आपको खुद से इनबिल्ट करने, खुद के डिफाइन करने हो तो वहाँ पे खुद के डिफाइन कर सकते हो। WSGI ऐसा मैंने कहा था कि यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट हमारा रन होता है वो WSGI से ही रन होता है। अगर हम यहाँ पर व्यूज़ आपको व्यूज़ देखने को नहीं मिला तो व्यूज़ नाम की एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो views.py की नाम की एक फाइल हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखेंगे ना वो फंक्शन हमें रन करेगा। तो यार अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, अब बात करते हैं जेंगो को रन कैसे करवाते हैं। तो यार पाइथन स्पेस मैनेज, आपको जैसे पता है manage.py नाम की फाइल तो वहाँ थी। यहाँ देखिए सॉरी हमें इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। टेस्ट के अंदर गए और यहाँ पर आपको दिख गया, ये देखें manage.py पहले से अवेलेबल है। बस इसको रन करवाने के लिए ना पाइथन स्पेस manage.py
रन सर्वर। बस कुछ भी हमने नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस एक लाइन का कोड जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट टेस्ट, और ये देखें हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब इसको चेक करने के लिए ना हम क्रोम पे आएंगे। तो यार हमारा जो है सर्वर भी स्टार्ट हो गया। क्रोम पे बस लोकल होस्ट हमें सर्च करने हैं, लोकल होस्ट 8000 आप में जो भी है बस इंटर मारो। याहू देखो द इंस्टॉल वर्कड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यार मतलब एक लाइन के कोड में हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, हम क्रोम पर आ गए। यार अब वहाँ जो भी हम लिखेंगे ना ये हमारा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो यार ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, बस इसमें ये दिखाना था कि जेंगो को हम कितना रिलायबल, एक मिनट नहीं लगा हम क्रोम पर पहुँच गए, लोकल होस्ट यूज कर लिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब जो अगली वीडियो आएंगी उसमें हम कुछ URLs के बारे में पढ़ रहे होंगे, कुछ व्यूज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे, कुछ टेम्पलेट्स के बारे में, स्टैटिक्स के बारे में, कैसे हम रिडायरेक्ट करते हैं, कैसे हम डेटा को लेते हैं, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, एक छोटा छोटा मॉड्यूल्स के फॉर्म में देख रहे होंगे। तो यार इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।